हेलो स्टूडेंट, आज हम स्पेशली हमारा जो सिविक्स का टॉपिक है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले आप उन वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं ना वो हमारा पहले वाले वीडियो से रिलेटेड टॉपिक है। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे एक डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की। क्या डेफिनेशन थी? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। और इस डेफिनेशन से हम लोगों को 4 क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे थे। अगर नहीं भी आ रहे हो तो भी आपको लेके आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो 4 क्वेश्चंस हमको पढ़ना है। आप चाह के भी उसको माइंड में से हटा नहीं सकते। तो 4 क्वेश्चंस क्या थे हमारे माइंड में? पहला क्वेश्चन ये था कि हु आर द रूलर्स, रूलर्स किसे कहा जाएगा। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाउ वी इलेक्टेड द रूलर्स, कि रूलर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। कुछ इलेक्ट करने का कोई तरीका होगा ना, कोई प्रोसीजर होगा, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि हु आर द पीपल्स, किन को बोला जाएगा पीपल्स, कि कौन लोग उस कंट्री में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड फोर्थ नंबर पे गवर्नमेंट कैसे रन की जा सकती है, कैसे रन होगी। तो यही 4 क्वेश्चंस जो थे जिसके 2 आंसर, 2 क्वेश्चंस को बेसिकली हम लोगों ने देखा था हमारे पहले वाले वीडियो में, सेकंड नंबर का जो वीडियो था इसके पहले वाले वीडियो में। और आज इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब रिमेनिंग क्या 2 क्वेश्चन बच रहे हैं? तो 2 क्वेश्चन ये बच रहे हैं कि हु आर दी पीपल्स, किनको पीपल्स बोला जाएगा। तो पहले इसको समझो। देखो, पीपल्स का मतलब क्या होता है? लोग, जितने भी लोग हमारे आसपास सब दिख रहे हैं उन सभी को हम पीपल्स बोलते हैं। लेकिन अगर अब हम बात करें डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग तो किसी कंट्री के लोगों को स्पेशली स्पेसिफिक टाइटल दिया जाता है कि ये जो है पीपल्स तो है लेकिन ये इंडियंस है। जैसे हम लोग सारे इंडियंस हैं, कुछ पाकिस्तानीज होते हैं, कुछ चाइनीज़ है, चाइनीज़ फेमस है। अभी चाइनीज़ फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइनीज़ पीपल्स की बात कर रहा हूँ, चाइनीज़ है। इसी तरीके से अमेरिकन होते हैं। तो इस तरीके से हर एक कंट्री के पीपल्स होते हैं जिनकी नेशनलिटीज होती है, जिसको हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंडियन हो गए, भारतीय, पाकिस्तानी, चाइना वाले, अमेरिकन, है ना। तो इसी की तरीके से अगर हम देखें जरा तो हमारे इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर एक कंट्री के लोग जो वहां पे बिलोंग्स करते हैं उन लोगों को बोला जाता है पीपल्स। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा अगर हम डीप में समझने की कोशिश करें तो इन पीपल्स के अंदर क्या होता है, स्पेशली हर लोगों के पास वोटिंग राइट्स जो है पहले था या नहीं था, हम लोगों को ये चीज़ समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला हमारा हिस्ट्री के वीडियो देखा था जहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था कि कैसे फ्रांस के अंदर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को क्या मिले थे, वोटिंग राइट्स मिले थे। वोटिंग राइट्स मतलब कैसे मिले थे? देखो, फ्रांस में क्या था, स्पेशली जब स्टेट जनरल की जो काउंसलिंग थी वहां पे क्या था, उस स्टेट जनरल्स की मीटिंग के अंदर स्पेशली हर एक ग्रुप को, वो फर्स्ट स्टेट के हो, सेकंड स्टेट्स के हो या थर्ड स्टेट्स के हो, इन सभी को एक एक वोट काउंट किया जाता था। मतलब पूरे क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, मान लो आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट बैठे हैं, तो सभी का एक वोट माना जाएगा, ना कि सभी को इंडिविजुअल चॉइस दी जाएगी। तो ये बोला जाता है स्पेशली सिंगल वोटिंग या एक वोट था पहले। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात क्या हुआ कि सभी लोगों को, जितने भी फ्रांस के लोग थे उन सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिला, स्पेशली मेंस को। और वो वोटिंग राइट्स किनको मिला था? वो भी एक्टिव सिटीजन को। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती है, धीरे धीरे वोटिंग राइट्स चेंज होते जाते हैं। पहले एक्टिव सिटीजन को मिला, फिर सभी को मिल जाता है, फिर आगे जाके वुमेन्स को भी मिलता है, स्पेशली फ्रांस के अंदर 1946 के अंदर। तो ये लॉन्ग प्रोसेस थी। यहाँ पे भी हम वही देखने वाले हैं कि जो वोटिंग राइट्स है लोगों को कैसे मिला हुआ है। अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो आज की तारीख में कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है। अब आप बोलोगे सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिवर्सल का मतलब हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। वहां पे एडल्ट मतलब होता है नॉर्मली 18 ईयर से बड़े, जितने भी जो 18 एज है ना, जब 18 साल से आप बड़े हो जाते हो उसको हम बोलते हैं 18 ईयर्स। तो एडल्ट की समझ में आ गई हमारी चीज। एंड थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंचाइजी। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हो जाता है कि 18 साल से जितने भी बड़े लोग हैं उस कंट्री में जो रहते हो उन सभी को मतदान करने का, मतदान से मतलब वोटिंग करने का राइट्स रहेगा। और ये हमारे देश के अंदर भी है। लेकिन कुछ कंट्री अभी भी ऐसी है जहां पे इस तरीके से वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कंट्री की बात करूं, सऊदी अरेबिया की बात करें। सऊदी अरेबिया में क्या है, सऊदी अरेबिया में अभी तक लोगों को, स्पेशली वुमेन्स को वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं है। मतलब वहां पे जो जितने भी मेल हैं, मेल से मतलब जो भी जेंट्स है या जो जितने भी आदमी लोग हैं, ये सभी लोग तो वोट देने जाते हैं, लेकिन फीमेल स्पेशली महिलाएं
या गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स महिलाएं वुमेन्स जो भी, ये सभी कोई भी वोट डालने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ एस्टोनिया की बात करें, तो यहाँ पे मेल को तो वोटिंग राइट्स है, फीमेल को भी वोटिंग राइट्स है, लेकिन यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें, जो रशियन माइनॉरिटीज के लोग हैं, रशियन माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज समझो। देखो, माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि किसी भी देश में, किसी भी नेशन में कोई स्मॉल ग्रुप, छोटी क्वांटिटी में जो लोग रहते हैं, छोटी, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लिमिटेड है, उनको बोला जा सकता है माइनॉरिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते एक क्लास है और उस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट बैठे हुए, इस पूरे 30 स्टूडेंट्स के अंदर 30 स्टूडेंट में से 29 गर्ल्स है और एक बॉयज का वहां पे एडमिशन हो जाता है। आप सोचो जरा सा, 30 गर्ल्स और 30 स्टूडेंट में से 29 गर्ल्स है और 1 बॉयज, दैट मीन्स कि 1 जो बॉयज एक तरीके से माइनॉरिटीज बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लड़कियों के बीच में वो अकेला लड़का है। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं कंट्री के बेसिस पर समझाऊं, तो सोचो जरा, मान लो किसी देश के अंदर जो है हिंदी, जैसे हमारी भारत की बात करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है? हिंदू रिलीजन। मतलब लगभग 70 to 75% लोग जो है हिंदू रिलीजन के, बाकी जो लोग हैं वो अदर रिलीजन फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैनिज्म की बात करें, तो 0.5% या 1% के आसपास भी इनकी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं? एक तरीके से माइनॉरिटीज कहलाएंगे, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और अगर सिंपल समझना तो आप समझो जरा, आप जब भी मार्केट में जाते हो, कभी बर्थडे होता है किसी फ्रेंड्स का, तो बर्थडे पे आप केक लेके आते हो कि नहीं? अब उस केक पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चॉकलेट्स दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन एक ऊपर टॉप पे वो चेरी लगा देता है। तो चेरी क्या हो गई? चेरी एक तरीके से माइनॉरिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि इतने सारे केक में, इतनी सारी चॉकलेट में सिर्फ एक लाल कलर की अकेली ही चेरी अवेलेबल है। तो माइनॉरिटीज का मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है उस कंट्री में। तो एस्टोनिया के अंदर क्या है, यहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटीज, मतलब जो रशियन कम्युनिटीज के जो लोग थे, इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। ये हम लोगों ने सेकंड कंट्री देखी। इसी के साथ एक और कंट्री है, 3rd नंबर की कंट्री, जिसका नाम है फिजी। अब आप बोलोगे सर ये फिजी क्या है, ये कैसी कंट्री है? तो हम पहली बार नाम सुन रहे। तो अब देखो जरा मेरे पीछे मैप पे, अगर इस मैप में आप देखोगे, इस वर्ल्ड मैप में आप देखो, फिजी एक बहुत ही छोटी कंट्री, वाकई में रियली में बहुत छोटी कंट्री है। और यहाँ की पॉपुलेशन में बता देता हूँ तो आप खुद जज कर पाओगे कितनी छोटी कंट्री है। यहाँ की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, तो फिजी के अंदर 10 लाख से भी कम लोग रहते हैं। आपको लगेगा सर 10 लाख तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, लेकिन इंडिया की सिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेरिजन करें ना, तो कुछ नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई की संख्या जो है पॉपुलेशन, तो वो तो करोड़ में है। छोटी छोटी अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इनके अलावा मेट्रो सिटीज़ देखेंगे हम, अहमदाबाद 80 लाख है, जयपुर, हैदराबाद, सबकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इवन अगर मैं बात करूँ, इंदौर की पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, भोपाल हो गया इनकी 25 लाख से ज़्यादा है, जयपुर हो गया। और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो नासिक, बनारस, मतलब ये सब कंट्री की इन सब सिटीज की पॉपुलेशन भी फिजी से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि फिजी की कितनी कम पॉपुलेशन है, ये चीज तो समझ में आई। लेकिन फिजी के अंदर मेन चीज क्या समझना है कि जो फिजी जो कंट्री है ना, यहाँ पे स्पेशली जो कम्युनिटीज के ग्रुप रहते थे, तो यहाँ पे 2 तरीके से या 3 कम्युनिटीज के लोग बोला जा सकता है। पहला तो वो जिनका बर्थ फिजी में ही हुआ है और जो फिजी के ही रहने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल जिनके पापा के पापा और के पापा, मतलब दादा परदादा सब कुछ, पूरी पुश्तैनी खानदान जो कुछ है सब वहीं पे रहने वाला, मतलब पैदा भी वहीं पे और मरे भी वहीं पे, उनको बोला जाता है नेटिव पीपल्स। नेटिव पीपल्स मतलब जो वहीं के रहने वाले या इंडिजीनियस, जो वहीं पे पैदा हुए और वहीं पे रहते हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज। सेकंड नंबर पे कुछ लोग ऐसे थे जो किसी और कंट्री से, किसी और नेशन से, स्पेशली हम बात करें इंडिया से, जो है फिजी जाते हैं। कौन? इंडियंस जो है कुछ इंडिया से फिजी चल जाते हैं। और उनकी पॉपुलेशन अगर हम देखें जरा, अब फिजी के अंदर जो है आउट ऑफ 100 में से लगभग 35 to 40% इंडियन फिजी है। अब आप लोग बोलोगे सर इंडिया से क्यों चले गए? देखो, हुआ ये था कि हमारी इंडिया पे कौन रूल करता था, तो हमारी इंडिया पे स्पेशली ब्रिटिशर्स रूल करते थे। और ब्रिटिशर्स जो है ना, इंडिया से हर, जब भी कहीं पे कोई वर्क के लिए, कहीं काम के लिए किसी मजदूर को पहुंचाना था ना, तो हमारे इंडिया से पकड़ के शिप में बिठा के उनको पहुंचा देते थे। इसीलिए हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग को ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में इंडिया से फिजी आते हैं। और फिजी पे भी उस समय कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनीज थी, इसलिए हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट होते लगभग 100-200 साल के अंदर। इसके कारण क्या हुआ कि जो फिजी के रहने वाले लोग थे, एक तो वो अलग ग्रुप रह रहा था, साथ ही साथ हमारी इंडियंस पॉपुलेशन की भी, इंडियंस पीपल्स की भी पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती जाती, जिसके कारण 35 to 40% जो है वहाँ पे इंडियंस लोग हैं। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे क्या करा, स्पेशली जो वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया गया, वहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो इंडियंस है, इंडियंस के वोट को कम काउंट किया जाता है, जबकि इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, फिर भी इनके वोट्स को कम काउंट किया जाता है। आप समझो एक एग्जाम्पल,
के थ्रू। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था माइनॉरिटीज़ वाला कि एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और 30 में से जो है 29 गर्ल्स है और एक बॉयज़ गलती से उसका एडमिशन वहाँ पे हो गया। उस वैसे उस स्कूल का नाम गर्ल्स स्कूल था, लेकिन उस गर्ल्स स्कूल में उस बॉयज़ का एडमिशन करा दिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन कहीं रियलिटी में है नहीं। पर अब इसमें आप देखो जरा, इस 30 स्टूडेंट में से अगर मान लो क्लास में टीचर आते हो, टीचर पूछते हैं कि अच्छा बताओ आप लोगों को क्या खाना है। 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि आप लोगों को सैंडविच खाना है, सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया है कि आपको बर्गर खाना है, बताओ क्या खाना है। अब इलेक्शंस कराते हैं, मतलब वोटिंग कराते हैं कि अच्छा बताओ आपकी क्या चॉइस है, ओपिनियंस लेने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी गर्ल्स थी सभी गर्ल्स ने बोला है कि सर हम लोगों को क्या खाना है, जो है बर्गर खाना है, एग्जाम्पल मान लेते हैं। और बॉयज़ स्पेशली जो सिंगल बॉयज़ था उसने बोला उसे पिज़्ज़ा खाना है। अब अगर मेजोरिटी के हिसाब से देखेंगे तो सारी गर्ल्स मतलब 29 वोट्स किसके लिए थे, बर्गर के लिए वोट थे, और 1 वोट किसके लिए था, पिज़्ज़ा के लिए। तो क्या चीज़ आना चाहिए वहाँ पे जो है टीचर्स को लाना चाहिए, स्पेशली बर्गर लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी क्लास में 30 में से अगर हम देखा जाए तो 29% वोट, जो 29 पीपल जो है वो चाहते थे किस चीज़ को खाना, बर्गर खाना। लेकिन अगर इस तरीके से तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होना चाहिए जो हम चीज़ समझते हैं, लेकिन फिजी में ऐसा नहीं है। फिजी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, फिजी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा अच्छा ये और ये। तो वो क्या करा उन्होंने, जो स्पेशली इंडियंस है ना, इंडियंस की वोट्स को कम काउंट किया जाता था, मतलब उसकी वैल्यू 1 नहीं मानते थे, उसकी वैल्यू वो कम मानते थे कि अच्छा ठीक है आपकी वैल्यू, हम लोग एग्जांपल के लिए बताता हूँ 0.75% है, आपकी वैल्यू को हम आधी मान लें कि आधी वैल्यू है आपकी, इस तरीके से उनकी वैल्यू को माना जाता था फिजी के अंदर। तो ये सिचुएशन थी फिजी के अंदर। मतलब अगर कुल मिला के देखे तो हम लोगों ने 3 कंट्री देखी और इन तीनों कंट्री में अलग चीज़ देखी। पहली कंट्री में क्या देखा, स्पेशली सऊदी अरेबिया में हम लोगों ने देखा कि कैसे सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं है ना। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कैसे सऊदी अरेबिया की अगर बात करें हम, एस्टोनिया, यहाँ पे रशियन माइनॉरिटीज़ के कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं है। और फिजी में देखा कि यहाँ पे वोटिंग राइट्स तो है, मेल को भी है, फीमेल्स को भी है, और इंडियन जो पीपल्स है इनके पास भी वोटिंग राइट्स है, लेकिन इनकी वोट की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है। मतलब हर किसी का वोट का वैल्यू 1 नहीं है। मान लेते हैं अगर फॉर एग्जांपल 20 फिजी है और 20 इंडियंस है, और अगर इनकी वोटिंग कराई जाएगी तो ऑब्वियसली बात है 20 फिजियंस की वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, इनको ज़्यादा जो है वेटेज दिया जाएगा एज कम्पेयर टू द इंडियंस। कैसे? अगर मान लेते हैं 20 फिजी ने वोट दिया तो इनके वोट को काउंट किया जाएगा 20, हर एक के वोट को 1 काउंट किया जा रहा है। और अगर 20 इंडियंस ने वोट दिए हैं तो इनके वोट को 0.5 मतलब 50 माना जाएगा, 50% आधा माना जाएगा, जिसके कारण इनके वोट कितने होंगे, 10 ही वोट होंगे, 10 ही वोट काउंट किए जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन थी। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए एक सबसे, जो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट और 3rd नंबर का फीचर हो जाता है कि जो वोट्स होंगे, वोट शुड बी इक्वल वोट। वोट की वैल्यू कितना होना चाहिए, वोट की वैल्यू होना चाहिए कि 1 वोट और 1 वैल्यू। हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का 1 वोट होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो दुबला हो या पतला हो, मोटा हो, हट्टा कट्टा, कोई भी हो, कितना होना चाहिए, 1 वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर ये तो डबल साइज का है, बुलडोजर जैसा हैवी साइज हो रही है तो इसके 3 वोट काउंट किया जाए, और ये दुबला पतला तो इसका आधा वोट काउंट करें। नहीं, अगर इसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है तो इसको 1 वोट काउंट किया जाएगा, और उसकी वोट की वैल्यू भी कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इसके पास पैसा ज़्यादा है तो इसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा दी जाए, इसके पास पैसा कम है तो इसकी वोट की वैल्यू को कम काउंट किया जाए। तो ये हमारे पास डेमोक्रेसी का 3rd फीचर्स आता है, जिसको बोला जाता है कि 1 वोट 1 वैल्यू। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसी चीज़ के हम आगे आते हैं और एक हमारे पास वापस स्टोरी आती है। स्टोरी क्या है, स्पेशली जिम्बाब्वे की स्टोरी क्या है। देखो, जैसे हमारी कंट्री इंडिया पे कौन रूल करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे ना, इसी तरीके से ब्रिटिशर्स जो है जिम्बाब्वे पे भी रूल करते थे। आप बोलोगे सर ब्रिटिशर्स कहाँ कहाँ रूल करते थे। ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 70 to 85% कंट्रीज थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इससे पहले कभी ना कभी रूल किया है। तो जिम्बाब्वे पे भी कौन रूल करते थे, ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशर रूल कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हुए थे। और फाइनली जो है ब्रिटिशर्स 1980s के अंदर जिम्बाब्वे छोड़ के जाते हैं। और ये सारी ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, जिससे अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में किसने करा था, कांग्रेस थी। कांग्रेस बनी थी 1885 में, और कांग्रेस ने इस तरीके से सारे मूवमेंट्स करे थे, जिसमें महात्मा गांधी जी थे, बहुत बड़े लीडर, जवाहरलाल नेहरू थे, इस तरीके से अलग अलग लीडर्स थे। इसी तरीके से जिम्बाब्वे के अंदर जो इस तरीके से ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे, तो उसके अंदर एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम क्या था, जानू पीएफ। अब बोले सर कैसा नाम है पार्टी का, हाँ ठीक है, जानू, उस पार्टी का ही नाम है जानू पीएफ, वहाँ की एक पार्टी है जिसका नाम है।
आप लोग इसको नॉर्मली मूवीज में देखते होंगे, तो इस तरीके से कुछ मत समझना। उस पार्टी का नाम है क्या है, जानू पीएफ। और इस पार्टी के जो सबसे पॉपुलर लीडर, जो उस पार्टी का लीडर मतलब कोई उसका एक लीडर होगा ना, फेमस पर्सन, उसका नाम क्या था, उनका स्पेशली नाम था मुगाम्बे जो थे, रॉबर्ट मुगाम्बे जो है ये पार्टी के स्पेशली लीडर्स थे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद सोचो जरा उस कंट्री पे कौन रूल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी थी, जो जानू पीएफ पार्टी थी, इसी पार्टी के लीडर रूल करेंगे। और फाइनली उनकी गवर्नमेंट बन भी जाती है और वो बहुत ही पॉपुलर लीडर भी थे। जैसे हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी है कि नहीं, हमारे पूरे देश में नरेंद्र मोदी को कितना सपोर्ट भी किया जा रहा है, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन एक फेमस पर्सन है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी है, जिस तरीके से राहुल गांधी है, सोनिया गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स हैं, इसी तरीके से जो है वहाँ के फेमस लीडर थे जिनका नाम था मुगाम्बे। ये जो फेमस लीडर थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जैसे ही ये सत्ता में आते, जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनती है, जैसे इलेक्शन होने के बाद इनकी सरकार बनती है, तो ये सबसे पहले काम करते, क्या करते, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर देते। अब आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करने का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का करने का मतलब क्या होता है। देखो जरा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन सेट्स ऑफ द लॉ। किसी कंट्रीज के रिटन जो लिखे हुए नियम होते हैं ना, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट का मतलब होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना, एडिटिंग करना, मॉडिफाई करना, कोई जो पुराने नियम बने हुए उन नियम को हटा के नए नियम बनाना। इस तरीके से जो चेंजेस किए जा सकते हैं उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। जैसे आप लोग एग्जाम में करते हो, जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हो, आपने आंसर लिखने के बाद जब आपके पास लास्ट मिनट बचता है और जब टीचर बोलता है कि एक बार आप चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं है, और जब चेक करते हो आपको लगता है अरे हाँ यार ये तो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मिस्टेक से कुछ लिख दिया है, तो आप काट के वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करते। इसी तरीके से किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज किया जाए, मतलब इस बेसिक लेवल पे नहीं कि आप हाथ से कट के कर रहे हो, एक जो लेवल पे किया जाता है बड़े लेवल पे, उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो इन्होंने क्या करा, जो फेमस लीडर थे जानू पीएफ पार्टी की, इन्होंने करा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया है। अब आप बोलोगे सर चेंजेस तो हमारे कंट्री में भी किया जाता है, हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है, लेकिन इन्होंने चेंज क्या किया, इन्होंने चेंज ये किया कि इन्होंने सबसे पहले अपनी पावर को, किसकी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, इन्होंने अपनी पावर को क्या करा, इंक्रीज कर लिया, बोले इनकी पावर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहली चीज तो करिए। और सेकंड नंबर पे इन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी को कम कर दिया गया। अब ये दोनों चीज क्या होती है आप समझो जरा। देखो पावर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी देश में जो रूल करने वाला रूलर है उसके पास कितनी ताकत है। ताकत से मतलब यहाँ पे फिजिकल ताकत की बात नहीं कर रही। अगर फिजिकल ताकत की बात की जाएगी तो हमारे यहाँ के सनी देओल जो है या फिर साउथ के हीरो चले जाएंगे, ये जीत ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि साउथ का जो एक एक हीरो है ये 100 क्या 500 हजार लोगों को अकेले मार देता है। अगर आप लोगों ने कुछ मूवी नहीं देखी तो उसमें आप देख लेना कि एक साउथ का हीरो 100, 50, 500 सबको मारता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पावर की बात की जा रही है कि जो लीडर्स है उस लीडर्स के पास कितनी ताकत है रूल्स करते टाइम उस कंट्री पे डिसीजन मेकिंग की, कि कोई डिसीजन लेना हो, कोई चेंजेस करना हो, उस तरीके से कितनी पावर है। जिससे फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री के अंदर नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के पास पावर है, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि वो किसी कोर्ट के फैसले को चेंज कर सके, किसी जज के फैसले को वो चेंज कर सके, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स दे रखे उन राइट्स को चेंज कर सके। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, प्रेसिडेंट ने, उन्होंने ये करा कि अपनी पावर को इंक्रीज करा, पहली चीज। सेकंड नंबर पे अपनी अकाउंटेबिलिटी को डिक्रीज करा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक चीज समझो जरा। मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी गवर्नमेंट ने कोई ब्रिज बनाया है, कोई पुल बनाया है, ठीक है, या कोई रोड बनाया है, कुछ कंस्ट्रक्शन करा है, या कोई बिल्डिंग बनाई है। अब बिल्डिंग बनाने के बाद आज ही उस बिल्डिंग का जस्ट इनॉग्रेशन करा, बिल्डिंग को आज ही जो है ओपन करा लोगों के लिए, और बिल्डिंग गिर गई, और जो पुल था जो हम लोगों ने बनाया था वो गिर गया। दैट मीन्स कि अभी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप लोगों ने घटिया माल यूज़ करा है, आप लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई है, जो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा है, ये बहुत ही लो क्वालिटी का था, और इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही थर्ड क्लास चीज़ यूज़ करी है, और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी थी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कोई अच्छा सा काम करें। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल समझो जरा। मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे पुलिस फोर्स है, और पुलिस फोर्स के सामने कोई इस तरीके से इंसिडेंट्स होता है जहाँ पे लोगों के साथ कुछ मिसबिहेवियर किया जाता है। तो ये किसकी अकाउंटेबिलिटी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जो है वहाँ पे अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है उसको रोकने की। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी पावर तो बढ़ा दी, डिसीजन लेने का जो है पावर वो तो बढ़ा दिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो छोड़ दी। अब आप समझो जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग आपके घर पे भी रहते हो, ठीक है, इस ऑनलाइन के क्लासेस के टाइम में कुछ बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हो, जब आप घर से पढ़ रहे हो तो आपको पता
है कि आप लोगों को आपके जो पेरेंट्स का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप उठते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं। लेकिन आप सोचो जरा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कहीं हॉस्टल में या फिर किसी रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हो, मामा के यहाँ, काका के यहाँ, ताऊ जिसके यहाँ भी, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो है पावर बढ़ जाती है। कैसे पावर बढ़ जाती है? आप बिल्कुल आराम से उठते हो, 11-12 बजे तक उठते हो। रात को जो सोने का टाइम पीरियड घर पे रहते हो तो पापा मम्मी बोलते हैं कि सो जा बेटा सो जा, तो आप 10 बजे 11 बजे सो जाते हो। लेकिन वहाँ तो आराम से 12-1 बजे तक जग रहे हो। घर पे रहते हो तो पेरेंट्स चिल्लाते कि भैया मोबाइल मत चला, व्हाट्सअप मत चला, बंद कर दे, गेम मत खेल। लेकिन मामा और किसी के यहाँ पे गए तो वहाँ तो आराम से मजे से आप मोबाइल चला रहे हो। मतलब आपके पास जो पावर है वो पावर बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो यही चीज़ हुआ जिम्बाब्वे के अंदर। क्या हुआ, उन्होंने क्या करा कि अपनी जो है पावर को इंक्रीज करा और जो अकाउंटेबिलिटी थी उसको डिक्रीज करा। कैसे डिक्रीज करा? स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करते हुए ये चीज करी। इसी के अलावा उन्होंने क्या करा, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टी थी, इन जानू पीएफ के अलावा और भी तो पार्टी होगी, हो सकता है उसका नाम जानू पीएफ, पीएफ का भाई क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्यूआर हो सकता है, एसटी हो सकता है, ऐसी कोई पार्टी होगी। तो इसी तरीके से जो अदर पार्टी थी, जो अपोजिशन पार्टी थी, उन पार्टी को चांस भी नहीं देते थे, इलेक्शंस का फेयर चांस नहीं देते थे। वो अगर कोई मान लो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट इन्होंने इनलीगल कर दिया गया कि जितने भी प्रोटेस्ट करेंगे स्पेशली पब्लिक प्लेस पे उनको सभी को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इवन जो न्यूज़पेपर क्या, इवन जो टेलीविजन हो गए या जो रेडियोस होते हैं, वो रेडियो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कंट्रोल करने का मतलब कि वो हर किसी की टीवी को लेके नहीं घूमेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि मान लो टीवी पे क्या चीज़ दिखानी है, कौन से शोज आ सकते हैं, क्या चीज़ों को वो उनको जो देना है, प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट टीवी को कंट्रोल करते थे, इसी तरीके से रेडियो को कंट्रोल करते थे, ये काम किया जाता था। इवन अगर हम बात करें मीडिया, जो वहाँ पे मीडिया था ना, मीडिया वैसे इंडिपेंडेंट था, मीडिया को राइट्स था, लेकिन स्पेशली मीडिया पे कोई बाउंडेशंस भी थी। मीडिया पे एक उन्होंने गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क करके एक सेटअप कर दिया गया कि मीडिया जो है प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। जैसे हमारे अगर देश की बात करें तो हमारे देश में प्रधानमंत्री को भी बहुत बार किसी मैटर पे क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे अभी जो जेई की बात करें या फिर नीट की बात करें, इस एग्ज़ाम के ऊपर बहुत हद तक लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था गवर्नमेंट को। तो हमारे यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के कारण अब गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, एक लिमिट सेट कर दी। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों ने क्रिटिसाइज करा है तो आपको जेल में बंद कर देंगे और जेल में बंद करके आपकी बहुत सारी धुलाई पिटाई सब की जाएगी। तो इस तरीके से वो रूल करा। और अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने क्या करा, टेलीविजन तो बता ही दिया था, न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर के अंदर मीडिया को कुछ परमिशन थी, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। लेकिन जो जर्नलिस्ट, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ लिख दिया जाएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर वो कुछ प्रिंट कर देंगे तो बिल्कुल ये पक्का है कि उनकी पिटाई धुलाई कर देंगे। मतलब एक तरीके से हैरेस किया जा रहा था, उनको परेशान कर दिया जाता था। किनको? वो पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हो या अगर मीडिया हो तो मीडिया के जो जर्नलिस्ट हो जो उनके अगेंस्ट में लिख रहा है उनके साथ ऐसा किया जा रहा था। और अगर हम बात करें स्पेशली किसी पर्टिकुलर मैटर पे तो जो जजमेंट दिया जा रहा है, अगर कोर्ट में जजमेंट इनके अगेंस्ट दे दिया जाता था गवर्नमेंट के, तो उसको वो इंप्लीमेंट भी नहीं करते, तो उसको मानते भी नहीं थे। इस तरीके से सिचुएशन हो रही थी कहाँ पे, जिम्बाब्वे के अंदर। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, क्या पार्टी के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जानू पीएफ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोगों को समझ में ये आया है कि सर डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होने के पहले तब तो सारी चीजें थी, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद भी हम लोगों को देखना जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से रूल कर रही है। जैसे यहाँ पे इलेक्शंस के पहले तो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने स्ट्रगल करा, ब्रिटिशर्स को हटा दिया, लेकिन इलेक्शंस के बाद मतलब ब्रिटिशर्स को आने के बाद इन्होंने जो काम किया है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करते जा रहे हैं, जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, सिटीजन के जो राइट्स हैं, उन राइट्स को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये तो गलत चीज़ है। यहाँ पे ना तो अपोजिशन पार्टी को चांस दिया जा रहा है इलेक्शंस का प्रॉपरी तरीके से, उनको प्रोटेस्ट करने का चांस नहीं दिया जा रहा, उनको पब्लिकली प्रोटेस्ट करने का चांस नहीं दिया जा रहा। इन सभी चीज़ों को जो किया जा रहा है, मतलब ये समझ में आ गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी इलेक्शंस के बाद भी हो सकता है वो अनडेमोक्रेटिक बन जाए अगर ये फेयर सारी चीज़ें नहीं की जाएगी। तो इससे हमारे पास एक 4th नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया फीचर्स आता है, उसका नाम क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रूलर्स है, रूलर्स रूल्स तो करे विद इन अ कंट्री, लेकिन एक लिमिट्स के अंदर, एक जो लिमिट
लिमिट सेट की गई है, एक लिमिट जो किसने सेट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिट्स है उस लिमिट्स को फॉलो करते हुए रूल करे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड द लेवल नहीं जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाए, जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट है, जितना आपको अधिकार दिया गया उतना ही काम करे, उससे ज्यादा ना करे। जैसे हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का क्या काम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्पेशली काम है कंट्री के लिए, उनका काम जजमेंट देने का नहीं है कि वो किसी की केस की सुनवाई करे, उसको जज करे। दैट मीन्स कि जितना आपको काम दिया गया है जो एक लिमिट के अंदर आता है, जो आपके पास आता है, वही सारा काम किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स। अब मैं आपको टोटल चारों फीचर्स को एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं। देखो ये जो सारे वीडियो है ये फुल डिटेल वीडियो है, इन्हीं सभी वीडियो के रिलेटेड एक मैं ट्रिक के वीडियो बनाऊंगा जो शायद 2-2 मिनट के वीडियो रहेंगे, जिसको आप बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, डेमोक्रेसी के हम लोगों ने स्पेशली 4 फीचर्स देखे। क्या 4 फीचर्स थे, तो पहला फीचर्स हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे 4 फीचर्स थे, उन 4 फीचर्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला वाला अगर याद है आप लोगों को, हम लोगों ने देखा था किसका, पाकिस्तान का एग्जांपल देखा था। और उस पाकिस्तान के एग्जांपल से हमारे पास क्या निकला था कि जो फाइनल डिसीजन का पावर किसके पास होना चाहिए, फाइनल डिसीजन का पावर हमेशा रूलर्स के पास होना चाहिए। उसी को बोला जा सकता है कि वहां पे डेमोक्रेसी है। क्या होना चाहिए कि फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसके पास हो, रूलर्स के पास हो, उसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था, तो सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा था, जहां पे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था चाइना और मैक्सिको का। वहां से हम लोगों को ये चीज पता पड़ी थी कि इलेक्शंस कैसे होना चाहिए, इलेक्शन जो होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ईमानदारी के साथ इलेक्शन होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। चीटिंग करे हुए बेईमानी करोगे तो इलेक्शंस गलत होंगे। तो ये हम लोगों ने सेकंड फीचर्स देखा था। थर्ड नंबर की अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या होना चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स होना चाहिए। क्या वोटिंग राइट्स, मतलब वोट भी इक्वल होना चाहिए और वोटिंग राइट्स भी होना चाहिए लोगों के पास, मतलब 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। 4th नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नमेंट बन गई है, इस गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिट्स है उस लिमिट्स के अंडर वर्क करना चाहिए, उसके बाहर जाना नहीं चाहिए। और यही हम लोगों ने डेमोक्रेसी की 4 फीचर्स यहाँ पे देखे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हैं और कमेंट करने का आप लोगों के पास टाइम रहेगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।